हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज हम लोग आस्क डॉक्टर देवाशीष के एपिसोड नंबर 35 में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज डॉक्टर देवाशीष सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके सवाल हैं। अगर आपके सवाल होंगे तो फिर मेरे पास जवाब होंगे। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा जवाबों के रिप्लाईज देने की। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज की सीरीज। पहला सवाल आज पूछा है परवेज अहमद जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनके फादर को पैरों में सुन्नपन है पिछले 7 सालों से और इसका उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन ट्रीटमेंट शायद कराने से फायदा नहीं मिल पा रहा है उनको। इसके अलावा उनको अब रिसेंटली हाथों में भी सुन्नपन शुरू हो गया है और पहले थोड़ा बहुत चल लेते थे, अब चल भी नहीं पा रहे हैं। तो परवेज जी, अगर इस तरह की दिक्कत पिताजी को आ रही है तो मैं आपकी सिम्टम्स को देख के ये समझ पाता हूं कि शायद उनको सर्वाइकल स्पाइन की दिक्कत हो। हालांकि डिटेल में इसका पता पेशेंट का एमआरआई देख के ही लगता है, जिससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि क्या दिक्कत मरीज को हो रही है। और यदि उनको सर्वाइकल स्पाइन की दिक्कत है तो इसका इलाज आजकल बखूबी संभव है इनिशियल स्टेजेस में फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और दवाइयों से। और यदि इन सब चीज़ों से नहीं ठीक हो और पेशेंट की दिक्कत बढ़ती जाए, पैरालिसिस जैसे या फिर पैरासिस जैसे सिम्टम्स आने लगे, जिसमें कि पेशेंट के हाथ पैर कमजोर पड़ने लगे, पेशेंट अपने आप चल ना पाए, अपने जो गर्दन के उसके मतलब शर्ट के बटन हैं उनको बंद ना कर पाए, पेशेंट के हाथ से सामान गिरने लगे, पेशेंट को लैट्रिन बाथरूम का कंट्रोल ना होने लगे, ऐसे केसेस में अगर परेशानी सर्वाइकल स्पाइन में पाई जाती है तो इसका इलाज बखूबी रूप से संभव है, जिसमें हम माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप के माध्यम से सर्जरी करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और पेशेंट को धीरे धीरे रिकवरी आती जाती है और पेशेंट ठीक होने लगता है। ऐसे बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी रिपोर्ट्स को अपने नियरेस्ट स्पाइन डॉक्टर से शेयर करें और उन रिपोर्ट्स के साथ जो भी आपकी डॉक्टर सलाह दें उससे आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल कंचन मैम ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है, तो वो उनको कोई पेन नहीं होता, तो वो ये जानना चाहते हैं कि वो सर्जरी कराएंगे तो इससे वो डिसबैलेंस तो नहीं हो जाएंगे। तो कंचन मैम देखिए, स्कोलियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कितने डिग्री स्कोलियोसिस है। यदि किसी को कम स्कोलियोसिस होती है तो उन केसेस में हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते और बॉडी का ही एबरेशन मान के नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए बोलते हैं। बट यदि स्कोलियोसिस ज्यादा है उस केसेस में सर्जरी करी जा सकती है और सर्जरी को हमेशा इस तरह से ही प्लान किया जाता है कि बॉडी डिसबैलेंस ना हो सर्जरी के बाद और पेशेंट को एक अच्छी डिसेंट करेक्शन मिल पाए। तो बहुत जरूरी है कि किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे बताने के लिए ये जानना कि कितनी स्कोलियोसिस है, स्कोलियोसिस की डिग्री कितनी है, कितने दिन में वो प्रोग्रेस करी है और किस तरह की सिम्टम्स करेंटली आप फेस कर रहे हैं। तो अच्छा है कि आप स्पाइन की होल स्पाइन के एक्सरेज कराएं, एमआरआई, सीटीज कराएं और नियरेस्ट स्पाइन डॉक्टर जो स्कोलियोसिस ऑपरेट करते हो उनसे मिलें और उसके बाद उनसे डिस्कस करें। आप चाहें तो रिपोर्ट हमारे ऑफिस में भेज सकते हैं, बट मेरा कहने का मतलब है कोई भी डॉक्टर सही इलाज बता पाएगा। आप रिपोर्ट्स पे डिस्कस करें और रिपोर्ट्स डिस्कस करने के बाद जो भी आपको कन्विंसिंग बात लगे, जिस भी डॉक्टर के साथ आपको कन्विंस हो, आपको अच्छा लगे, उनके साथ आप इलाज के लिए आगे बढ़ें। अगर वो डॉक्टर साहब सर्जरी सजेस्ट करते हैं तो सर्जरी कराई जा सकती है। आजकल स्कोलियोसिस की सर्जरी विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, implants, neuromonitoring and many things, it has become very safe and effective। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनुतोष गुप्ता जी ने। उन्होंने पूछा है कि क्या काइफोस्कोलियोसिस एंड ग्रेड 2 स्पॉन्डाइलोलिसिस ट्रीट की जा सकती है बिना सर्जरी के? देखिए सर, डिपेंड करता है कि सिम्टम्स पेशेंट को कितने हैं। यदि आपको सिम्टम्स रिलेटिवली कम हैं और सिम्टम्स को हम डोज ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, lifestyle modification, injections and sometimes a short course of non-steroidal anti-inflammatory drugs। तो अगर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के हेल्प से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, कभी कभी SOS बेड देके, आपको हम लोग कभी कभी फिजियोथेरेपी देके आपके सिम्टम्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, तो यही ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव है जिससे आप ठीक रह सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। बट
अगर आप अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मली नहीं जी पा रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर आपको सर्जिकल ऑप्शन के बारे में कंसिडर करना चाहिए। आजकल इस सर्जरी को बड़े आराम से एंडोस्कोपिक से टेक्निक से और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अचीव किया जा सकता है। इसमें कोई भी रिस्क की बात नहीं है, कोई भी खतरे की बात नहीं है और बहुत ही इजीली ये सर्जरी परफॉर्म हो सकती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे इस बारे में डिस्कस करें और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो एंडोस्कोपिक स्पाइन फ्यूजन या फिर माइक्रोस्कोपिक स्पाइन फ्यूजन अटेम्प्ट करें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप इससे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल पूछा है सूरज शाह जी ने। उन्होंने बोला है कि उनको L3, L4 और L5, S1 में डिस्क है, जिससे वो 7-8 महीने से परेशान हैं और शायद ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं आ रहा है। तो सूरज साहब देखिए, 8 महीने बड़ा लंबा टाइम होता है। यदि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं और आप कंजर्वेटिव थेरेपी जैसे फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं आ रहा है, तो आपको स्पाइन सर्जन से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। आपको जो भी आपके स्पाइन के डॉक्टर होंगे वो ये एडवाइस करेंगे कि क्या इलाज आपको लेना चाहिए। आप सारी रिपोर्ट्स उनको व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे भी, वीडियो कंसल्टेशन पे भी भेज सकते हैं, जिससे आपको सही राय पता चल जाएगी और आप सही इलाज करा पाएंगे। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि प्रॉब्लम कंजर्वेटिवली ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कंजर्वेटिव थेरेपी लेने का तभी फायदा है जब आपको या आपके डॉक्टर को ये विश्वास हो कि आप कंजर्वेटिव थेरेपी लेके ठीक हो रहे हैं। यदि आपके डॉक्टर साहब को लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगी कंजर्वेटिवली और या आपको लग रहा है कि आप 6-8 महीने से परेशान हैं, तो ऑपरेटिव थेरेपी पे जाया जा सकता है, जिसके रिजल्ट्स बहुत प्रेडिक्टेबल हैं और अच्छे रिजल्ट्स इससे दिए जा सकते हैं। मैं मानता हूं कि अच्छा फायदा आपको आ सकता है, तो डरे नहीं, स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें, वीडियो कंसल्टेशन, फिजिकल कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन, जैसे भी, लेकिन उनसे एक बार डिटेल में बात करें, वो आपको सही गाइड जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है विकास जी ने। उन्होंने पूछा है कि क्या एंडोस्कोप सर्जरी के बाद डिस्क फिर से बल्ज करेगी कि नहीं। देखिए, डिस्क बल्ज के लिए पहली बात स्पाइन सर्जरी कभी की ही नहीं जाती। अगर आपको डिस्क बल्ज है तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर कंजर्वेटिव होता है, दवाइयाँ होती हैं, फिजियोथेरेपी होता है और फिर भी अगर ठीक ना हो तो रेयर केस में इंजेक्शन लगाया जा सकता है। सिर्फ डिस्क प्रोट्रूजन और डिस्क एक्सट्रूजन के केसेस में मैं प्रेफर करता हूँ एंडोस्कोपी करना, जिसमें कि डिस्क पूरी की पूरी तरह बाहर निकल चुकी है। अगर पूरी की पूरी तरह डिस्क बाहर निकल चुकी है और वो बाहर आ गई है तो उसका फिर से बल्ज करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि उसको आपने निकाल दिया और उसको आपने वहां से हटा दिया। और इसके बाद हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं जो एनुलस जहां से छेद हो गया होता है उसको वापस से श्रिंक करने की, छोटा करने की या उसको बंद करने की, जिसको कि एन्युलोप्लास्टी कहते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेटर की मदद से हम लोग उस छेद को रिलेटिवली श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, जो कि हो सकता है फ्यूचर में एक पॉसिबल डेटरेंट हो डिस्क को फिर से बाहर आने देने में। हालांकि ये सारी की सारी बातें क्वेश्चनेबल हैं और अगेंस्ट द साइंस इनका अभी भी कोई क्लियर कट प्रूफ नहीं है। बट ये कहना कि एंडोस्कोपी के बाद फिर से डिस्क आ सकती है कि नहीं, मुझे लगता है कि चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यदि एक बार डिस्क की समस्या आई है और हमने उसको निकाल दिया है तो दूसरी बार डिस्क नहीं आती। रेयर केसेस में रिकरेंट डिस्क हर्निएशन हो सकता है और उस केस में किसी पेशेंट को फिर से भी एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ सकती है। बट ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, फिर से डिस्क आ गई और आपने एंडोस्कोपी करा ली है, फिर से डिस्क आ गई, तो जितने चांस पहली बार डिस्क आने के हैं उतने ही चांस दूसरी बार डिस्क आने के हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम भी तो डिस्क किसी न किसी को कभी ना कभी आती ही है, तो ऐसे ही सेकंड टाइम भी रेयर केस में आ सकती है। बट ज़्यादातर केसेस में जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि ऐसा नहीं होता और अगर एक बार आप ठीक हो गए तो आप हमेशा ही ठीक रहेंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज के वजह से आपकी कोई भी मदद हो रही है, अगर आपको कोई भी फायदा मिल रहा है, तो मेरे लिए ये सारे वीडियोस जनरेट करना बहुत ही अच्छी बात है। और यदि ऐसा है, इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं, कोई MRI है, कोई सगा संबंधी है जिसको कोई परेशानी है, तो वो रिपोर्ट्स मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर और मैं कोशिश करूँगा उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।